वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 102। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। माज कुछ और सोच रहा था और ये इसकी सोच ही थी जिसने इसे ज़्यादा देर वहाँ बैठने नहीं दिया। दिलीप से बात कराओ, मेरे पास इसके लिए एक ऑफ़र है। कुछ ही देर बाद वो एक पब्लिक फ़ोन से इस नंबर पर कॉल कर रहा था जिस नंबर को कभी देवा से राब्ते के लिए मिलाया करता था। वो जानता था कि इस वक्त इसका देवा के किसी मालूम ठिकाने पर जाना बेसुध होगा। मौजूदा हालात में इनका ऐसी किसी जगह पर मौजूद होना नामुमकिन था। इसलिए दिलीप से राब्ते के लिए वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया था जो कभी फिरदौस ने इसे देवा से राब्ते के लिए बनाया था। अपना नंबर दे दो, दिलीप बाबू को तुमसे बात करना होगी तो खुद कॉन्टैक्ट कर लेगा। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मैं 15 मिनट बाद फिर कॉल करूँगा। अपने दिलीप बाबू से बोलो कि अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझसे बात करें। दूसरी तरफ अगर सर्द मोहरी बढ़ती जा रही थी तो इसने भी स्पार्ट से अंदाज में अपना पैगाम देकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इस कॉल के चार्जेस अदा करने के बाद वो एक लम्हे के लिए भी इस मुकाम पर नहीं रुका और एक ऑटो में बैठकर फौरी तौर पर वहाँ से निकल गया था। अगर वो लोग इस कॉल के ज़रिए इसे ट्रेस करने की कोशिश करते तो कामयाब नहीं हो सकते थे। अगली कार इसने इस पे वादा ठीक 15 मिनट बाद किसी और मुकाम से मिलाई। कहो, क्या कहना चाहते हो? इस बार लाइन पर दिलीप मौजूद था। तुम्हारे भाई के अपने ऊपर किए गए एहसान का बदला उतारने के साथ साथ एक सौदा भी करना चाहता हूँ। यकीनन अपने दोस्तों तक रसाई चाहते होगे। इसके संजीदा लहजे में किए गए मुतालबे के जवाब में दिलीप ने तंज़िया लहजे में अपना अंदाज़ा पेश किया। बिल्कुल, मैं मरते दम तक दोस्तियाँ निभाने वाला शख्स हूँ। इस मुश्किल वक्त में अपनी खिदमात पेश करके तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ और अपने दोस्तों की भी। इसे संजीदगी को बरकरार रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास हमारे लिए क्या ऑफ़र है? इस सिचुएशन को मामूली ना समझो। हम इतने रिसीवर्स रखते हुए भी खुद को बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। दिलीप के लहजे से बेबसी और परेशानी छलक रही थी। ये फ़ोन पर करने की बातें नहीं है, हमें मिल बैठकर डिस्कशन करना होगी और प्लान बनाना होगा। अपनी लोकेशन बताओ, मेरे आदमी तुम्हें लेने आ जाएंगे। दिलीप ने फ़ौरन पेशकश। आई होप कि हमारे दरमियान एक नई डील होगी और किसी पुरानी बात के बदले चुकाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अपनी लोकेशन बताने से पहले इसने दिलीप से यकीन दहानी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, दिलीप ने इससे वादा किया। मैं मिठे महल बाज़ार में जवाहर रेस्टोरेंट के सामने मिलूंगा। मेरे जाने पहचाने आदमी भेजना, मैं खुद इन्हें पहचान कर इन तक पहुंच जाऊंगा। इसने इस करीब तरीन मुकाम के बारे में बताया जहां अपने मौजूदा मुकाम से आसानी से फौरी तौर पर पहुँच सकता था। ठीक है, मैं अनुज को भिजवाता हूँ, दिलीप ने बताकर राब्ता मुनक़ते कर दिया तो वो जल्दी से कॉल के पैसों की अदायगी करके मतलूबा मुकाम की तरफ रवाना हो गया। गुल खान से अलहदा होने के बाद इसने अपने हुलिये और चेहरे मोहरे में खासी तब्दीलियाँ पैदा कर ली थी। इसे जानता था कि देवा का कोई आदमी सुलिया में इसे शनाख्त नहीं कर सकेगा। शनाख्त का मरहला इसने खुद ही तय किया। पिधारिये हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के तहत अनुज इसे लेने तो आगे, लेकिन इसके हाथों जो जिक्र उठा चुका था इसकी वजह से कुछ खिंचा खिंचा था। इसके इस अंदाज को खातिर में लाए बगैर वो इत्मीनान सुकून से गाड़ी की आरामदेह नशीस पर पराजमान हो गया। इसके बैठते ही गाड़ी रवाना हो गई। सफ़र ज़्यादा तवील नहीं था। थोड़ी ही देर में वो और दिलीप एक दूसरे के रूबरू थे। क्या प्लान है? अपनी व्हीलचेयर पर बैठे दिलीप ने बगैर किसी तमहीद के सीधा सवाल किया। वो जितना दिलीप को जानता था इसके मुताबिक वो मुश्किल हालात में भी खुद को काबू में रखने वाला बंदा था, लेकिन आज अपनी खसूसियत इस पर हावी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके उलझे हुए बाल और आंखों में उतरी सुर्खी गवाही दे रही थी कि वो इंतहाई दर्द तक परेशान है। अपना प्लान बताने से पहले मैं तुम लोगों रिसीवर्स के बारे में मज़ीद कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अगर मुझे अपने सवालों के जवाब हाँ में मिले तो मेरे प्लान पर अमल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी सूरत में हम अपने प्लान में कुछ तब्दीलियाँ पैदा कर लेंगे। ओके, पूछो, दिलीप ने इसे इजाज़त दी। वो अपने जहन में मौजूद मंसूबे के हिसाब से इससे सवालात करता रहा जिनके जवाबात इसके लिए खासे तसल्ली बख्श थे। इस तरफ से मुतमिन होने के बाद इसने देवस के साथियों की मुकम्मल पोजीशन जानने के लिए चंद सवालात किए जिनका जवाब देते हुए दिलीप ने इसे बताया। भैया उनके साथ मौजूद बंदे जिस बिल्डिंग में पनागज़ीन है वो नई तामीर शुदा है और इसमें कायम ऑफिस आबाद नहीं हुए, लेकिन खुशकिस्मती से वो लोग बिल्डिंग में बनाए गए बुकिंग ऑफिस में मौजूद बिल्डर, इसकी सेक्रेटरी और पिपन के अलावा एक विजिटर को यरगमल बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक तरफ बिल्डर का शहर में जाना पहचाना बिजनेसमैन होने की वजह से बहुत अहम है, तो दूसरी तरफ विजिटर की भी सोशल वर्कर की हैसियत से अच्छी पहचान है। सरकार के लिए आसान नहीं कि अपने दो मुअज़्ज़ज़ शहरियों की जान खतरे में डालकर कुछ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे सके, लेकिन दूसरी तरफ इसको अपनी पावर भी साबित करना होगी। हम इंदेशा के रात का अंधेरा फैलने के बाद कमांडो एक्शन के लिए इन्हें भी छाड़ने की कोशिश करेंगे और इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दिलीप के अंदेशे गलत नहीं थे। रात के अंधेरे में कमांडो एक्शन करने वाले यकीनन
हर तरह की सहूलियात से लैस होते हैं, जबकि इनके मुकाबले में दिलीप और इसके साथियों के पास बस महदूद असला ही था, जो यकीनन किसी भरपूर कमांडो एक्शन को संभालने के लिए नाकाफी साबित होता। सुना इन लोगों ने पुलिस वालों को इमारत से दूर रखने के लिए दस्ती बम फेंका है। क्या तुम बता सकते हो कि इनके पास मजीद कितने बम मौजूद हो सकते हैं? अपने जहन में मौजूद मंसूबे पर सोचते हुए इसने दिलीप से दरियाफ्त किया। मैं कुछ कह नहीं सकता भैया, मेरी लाइलमी में गए थे। मुझे बाद में पता चला कि वो बेहद नशे की हालत और शदीद गुस्से में कहीं गए हैं। मेरे कुछ मालूम करने से पहले ही टीवी पर न्यूज़ आ गई। आगे की सारी सिचुएशन तो तुम्हारे भी सामने ही है। दिलीप ने बेबसी से हाथ मसले। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो और बताओ कि तुम इनमें से मुझे क्या क्या अरेंज करके दे सकते हो। इसने इसको मतलूबा अशिया की फहरिस्त लिखवाई। ये सबब ही हो जाएगा और कुछ? दिलीप थोड़ा सा पुरजोश हुआ। इस वक्त मौका पर लीड कौन कर रहा है? एसएसपी बीएच ठोकर। मुझे इस तक रसाई चाहिए। इसने फ़ौरन मुतालबा किया और अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जवाब में दिलीप सोच में पड़ गया। तुम किसी मीडिया पर्सन के हैसियत से मुझे इस तक पहुँचा सकते हो। किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल के हवाले से मेरा सहाफ़ती कार्ड बनवा कर इसके पास जाने का इंतज़ाम कर सकते हो। करना सिर्फ ये होगा कि एसएसपी को बहुत बड़ी रकम का लालच देकर इस बात पर राज़ी कर लो कि वो मुझे अपने साथ रखे। बहाना यही होगा कि चैनल सबसे पहले और सबसे ज़्यादा धमाकेदार खबरें आवाम तक पहुंचाना चाहता है। तुम करना क्या चाहते हो? बीएच ठोकर को अपने इशारों पर नचाना। इसने बेखौफी से अपना इरादा जाहिर किया। क्या सचमुच ऐसा हो सकेगा? दिलीप बेयकीनी का शिकार था। क्या इससे पहले मोहन को अपने इशारों पर चलाकर नहीं दिखा चुका हूँ मैं? इसके पास अपने दावे को सच साबित करने के लिए दलील मौजूद थी। ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। आखिर दिलीप ने अपनी रजामंदी दे दी। कुछ ही देर में वो सर जोड़े इमारत के नक्शे पर काम कर रहे थे। इनका ज़्यादा जोर इमारत के नक्काशी के निज़ाम पर था। मास को ये देखकर खुशी हुई कि इसके अंदाजे के मुताबिक इस कसीरुल मंजिला इमारत के लिए जदीद बुनियादों पर अलहदा सीवरेज सिस्टम तैयार किया गया है। अब तुम अपनी हैंड राइटिंग में अपने भैया के नाम एक ख़त लिखो जिसमें तमाम ज़रूरी हदायत दर्ज हो। वो इसे ख़त के मंदरजात बताने लगा। अगरचे देव और इसके साथ मौजूद साथियों के पास मोबाइल थे और इमारत का अपना लैंडलाइन नंबर भी मौजूद था, लेकिन ये सामने की बात थी कि राब्ते के इन ज़राए पर नज़र रखी जा रही होगी, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आखिर में अपने दस्तखत ज़रूर कर देना ताकि तुम्हारे भैया को यकीन रहे कि ख़त तुम्हारा ही है। मुख्तसरन ये बात लिखवाने के बाद इसने दिलीप से कहा, ख़त मुकम्मल हो गया तो इसके साथ हाथ से तैयार करदा एक नक्शा भी नत्थी करके लिफाफे में रख दिया गया। भगवान करे तुम्हारा ये आइडिया काम कर जाए। काम ज़रूर करेगा, लेकिन याद रखना कि इससे आगे तुम्हें मज़ीद फुर्ती दिखाना होगी। फरार के बाद पुलिस के हाथ ना आ सकना ज़्यादा अहम और मुश्किल है। तुम इसकी चिंता न करो, इसके लिए हमारे पास सर्विसेज हैं। दिलीप मुतमईन था। ठीक है, तो फिर काम शुरू करते हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास, इसने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा और खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो नहायत निकसिक से तैयारियों से रवाना होने के लिए तैयार था। इसके पास वो सारा साजो सामान मौजूद था जो अपने मौजूदा किरदार को निभाने के लिए ज़रूरी था। किराए की एक अच्छी गाड़ी में जब वो मतलूबा मुकाम पर पहुंचा तो शाम उतराई थी, लेकिन हजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देवा और दिलीप के ज़र खरीद एक एएसआई ने किसी न किसी तरह इसे हजूम से बचाकर एसएसपी तक पहुंचा दिया। सर, ये सोनू शर्मा साहब हैं, वही जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि चैनल से आएंगे। एएसआई ने एक बड़े न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए इसका तारुफ करवाया। ओह, एसएसपी साहब ने ऊपर से नीचे तक इसका जायज़ा लिया और फिर इनकी नज़रें इसके हाथ में मौजूद ब्रीफ केस पर आ ठहरी। इस ब्रीफ केस के अलावा इसके पास एक बैग भी था जिसे इसने अपने शाने पर लटका रखा था। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। आज का जर्नलिस्ट बहुत बहादुर है, सच्ची खबरें लाने के लिए जान पर खेलने से भी नहीं डरता। इसको सराहते हुए भी इसकी नज़रें ब्रीफ केस पर जमी हुई थी। आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। एसएसपी ने इसे पेशकश की तो वो शाइस्तगी से थैंक यू कहते हुए इसके साथ पिछली रिस पर विराजमान हो गया और गैर महसूस तौर पर ब्रीफ का ढक्कन खोलकर इसे अंदर मौजूद नोटों की गड्डियाँ की एक झलक दिखाई और फिर आहिस्ता से ब्रीफ के इसके कदमों में रख दिया। आसपास फैले पुलिस वालों और कुछ पीछे मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को इस सारी कार्रवाई की कोई खैर खबर नहीं हुई। अंदर वालों से भी बातचीत हुई। इसने टीवी चैनल के नुमाइंदे का किरदार निभाते हुए तजस्सुस से भरपूर लहजे में पूछा, बातचीत क्या होनी है? इनकी सुई तो बस इस बात पर अटकी है कि इन्हें यहाँ से निकलनी है, वरना वो यरख मालिक की जान ले लेंगे। ठाकुर ने मुंह बनाकर जवाब दिया, आपने एक्शन लेने की कोशिश नहीं की थी, इसके बदले हमें लाशें और ज़ख्मी उठाने पड़े हैं। सालों ने लेके हैंड ग्रेनेड मार दिया। अपनी इस हरकत का हिसाब चुकता करना होगा सालों को। वो गुस्से में था। मतलब आप कमांडो एक्शन लेने जा रहे हैं? इसने ठाकुर का चेहरा टटोला। ऑफ कोर्स, इसके सिवा कुछ आ रहा ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए। वो ठाकुर से अगला सवाल करने जा रहा था कि एक पॉलीथीन बैग में रखी कोई शै लिए एक पुलिस वाला चला आया। क्या है ये? ठाकुर ने हाथ बढ़ाकर इस शै को हाथ में ले लिया।
नज़दीक से शय को देखने के इसके चेहरे के तासुरात गंभीर हो गए। मास भी चौंक गया। वो एक इंसानी उंगली थी जिसके सिरे पर मौजूद खूबसूरती से तराशा लंबा नाखून और इस नाखून पर मौजूद गुलाबी नेल पॉलिश ऐलान कर रही थी कि वो एक निस्वानी उंगली है। एक खिड़की से इस उंगली के साथ साथ उन्होंने एक पत्थर भी फेंका है सर। इस पर मातहत पुलिस वाले ने एक लिफाफा भी ठाकुर की तरफ बढ़ा दिया। ठाकुर ने संजीदा तासुरात के साथ लिफाफा खोलकर अंदर मौजूद कागज़ बाहर निकाला। लिखा था, हम तुम्हें बहुत मोहलत दे दी है। अब हर 15 मिनट बाद हम यरगमालियों के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काट कर हमारे पास भेजते रहेंगे। अगर तुम अपने निर्दोष शहरियों के टुकड़ों में वापसी नहीं चाहते तो हमें यहाँ से निकलने का मौका दो। वो एक खुली धमकी थी। एसएसपी ठाकुर इसे पढ़कर तिल मिला गया, लेकिन फौरी तौर पर कुछ करना भी मुमकिन नहीं था। आप कमांडो एक्शन कब शुरू करेंगे? इसने लहजे से फिक्रमंदी जाहिर करते हुए ठाकुर से पूछा। रात 11 बजे का बाद का टाइम तय हुआ है, इसने मरे मरे लहजे में बताया। फिर बोला, अभी तो 11 बजने में काफ़ी समय है। अगर वो अपनी बताई हुई रफ्तार से चला तो समझो कि 11 बजे तक यरगमाली अपने अच्छे खासे बॉडी पार्ट्स खो चुके होंगे। एसएसपी के चेहरे पर परेशानी हवेदा थी। इन लोगों से रब्ता करें और कोशिश करें कि इन्हें बहला सके। ऐसा करें कि इन्हें रात के खाने की पेशकश करें। इसने तजवीज़ पेश की और खुद चुकन्ना होकर बैठ गया। वो नहीं मानेंगे। साले बिल्ली के करीब किसी का साया भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो सचमुच परेशान था। मेरी तरफ देखिए सर, मेरी बात गौर से सुने। माज ने यकदम इसके दोनों हाथ थाम कर इसे अपनी मुतवज्जो किया। ठाकुर इसकी इस जसारत पर हैरान सा इसे देखने लगा, लेकिन अब इसे इसकी देखने की परवाह नहीं थी। अपनी आंखें ठाकुर की आंखों में डाले वो यकटक इसे देख रहा था। ठाकुर के लिए मुमकिन न हो सका कि अपनी नज़रों को मोड़ सके। अब तुमने वही करना है और वही कहना है जिसका हुक्म मैं तुम्हें दूंगा। मुअद्दिबाना लहजे में यकदम ही गायब हो गया। इसकी जगह तहकुम ने ले ली। मैं वही करूंगा और वही कहूंगा जो तुम चाहते हो। इस बार किसी अच्छे बच्चे की तरह सबक दोहराया। माज ने 3 बार इसे इबाज़त नशीन करवाई। गाड़ी के सारे शीशे बंद कर दो। जुबान से निकलने की देर थी कि चारों शीशे बंद हो गए। ड्राइवर को पहले ही ठाकुर ने बाहर खड़ा कर रखा था। शायद ये अपनी रिश्वत खोरी को छुपाने की कोशिश थी। देवा से रब्ता करो और जो कुछ मैंने तुमसे कहने के लिए कहूँ इससे कहो। इसने ठाकुर को मुकम्मल तौर पर अपने ट्रांस में ले लिया था। चुनांचे इसने फौरी तौर पर लैंडलाइन नंबर का फ़ोन मिलाया और इसकी हदायत के मुताबिक बोलना शुरू हुआ। रात हो चुकी है मिस्टर देवा। आई एम श्योर कि आप लोगों और यरगमाली ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। आप इजाज़त दे तो आप लोगों के लिए खाना भिजवाया जाए। भाड़ में गया खाना। मैं बता रहा हूँ कि किसी ने नज़दीक भी आने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। जवाबन वो बुरी तरह धाड़ा। हमने अच्छी नीयत से आपको ये ऑफ़र की है, समझे, ये आपके भाई की तरफ से है। मेन्यू में सारी आपकी फेवरेट डिशेज शामिल हैं। वो एक एक करके देवा के पसंदीदा खानों के नाम गिनवाने लगा। ये नाम आज़ी से बता रहा था। जुमले में भाई का हवाला और अपने पसंदीदा खानों के नाम शामिल होने से देवा चौंक गया। तुम हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? शक की गुंजाइश फिर भी थी। धोखा तो आप माँ को देते थे। आलू के 3 पराठे खा के कहते थे कि अभी सिर्फ 2 खाए हैं। वो दिलीप से ऐसी मालूमात लेकर आया था जिनका हवाला देवा के शक दूर कर सके। इसके धीमे अल्फाज में कहे अल्फाज ठाकुर फ़ोन पर दोहराता जा रहा था। अगर ये खाना मेरी माँ के हाथ के खानों की तरह स्वादिष्ट है तो भिजवा दो, लेकिन खाना कोई पुलिस वाला लेकर नहीं आएगा। इसने शर्त रखी। जैसी आपकी इच्छा। ठाकुर ने शर्त मंजूर कर ली। वो वही कुछ कह रहा था जिसका इसे माज की तरफ से हुक्म मिल रहा था। कीर्थर की पहाड़ियों में मिलने वाला फैज़ों का दिया इल्म ज़िंदगी की मुश्किलात से निपटने के लिए एक नेमत बन गया था। बुनियादी तौर पर वो एक अमली इंसान था और ज़िंदगी में अमूमन ऐसी आसानियाँ नहीं तलाशता था, लेकिन अब हालात ने मजबूर कर दिया था कि अपने पास मौजूद हुनर को इस्तेमाल करे। इत्तेफाक से इन दिनों वो सितारा बीनी की मशक भी पाबंदी से कर रहा था, जिसके बायस इसकी सलाहियत में खातिर खा इजाफा हुआ था। और ये इसका ही नतीजा था कि वो पहली कोशिश में ही एसएसपी ठाकुर को ज़ेर करने में कामयाब हो गया था। इसके अंदाजे के मुताबिक ठाकर बिलानोश था। ऐसे लोगों के असाब अमूमन कमज़ोर होते हैं और इन्हें मामूल बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इस वक्त एसएसपी इसका मामूल बना हर हुक्म नहायत फरमा बरदारी से पूरा कर रहा था। हमने इन्हें खानों की ऑफ़र की है सर। खाने में अगर कोई नशा वर्शा शामिल कर दी जाए तो आई होप के हमारी प्रॉब्लम ऐसे में सोल्व हो जाएगी और हमारे कमांडोज़ को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ठाकुर इसकी हदायत पर अपने किसी सीनियर से बात कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि सर ये आइडिया काम करेगा। बातचीत स्टार्ट करने से इतना तो हुआ था कि वो थोड़ा नरम पड़ा है, वरना तो इतने ज़्यादा ख़तरनाक मूड में था कि इसने यरगमालियों के बॉडी पार्ट्स काट कर भेजने शुरू कर दिए थे। वो अपने अफसर को मुकम्मल तफसील सुनाने लगा। आप खाना अरेंज करवाएं। बंदा है मेरे पास जो खाना लेकर जाने पर तैयार है। जी चैनल का नुमाइंदा है, कमांडो एक्शन की कवरेज के लिए यहाँ मौजूद है। मेरी इससे बात हो गई है।
वो अपनी खुशी से राज़ी है। दूसरी तरफ से यकीनन को इस्तफसार किया गया था, जिसके जवाब में इसने बताया, हम 11 बजे के बाद कमांडो एक्शन लेंगे। खाना अगर 8:30 और 9 बजे के दरमियान इन तक पहुंचा दिया जाए तो बेहतर होगा। वो नोट पैड पर लिख कर दी जाने वाली माज की हदायत के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा था। थैंक यू सर, आई होप कि मैं जल्द आपको गुड न्यूज़ दूंगा। दूसरी तरफ की बात सुनकर इसने खुशदिली से शुक्रिया अदा करते हुए सिलसिला मुनक़ते कर दिया। न्यूज़ चैनल वालों को बता दो कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत अंदर मौजूद अफराद के लिए खाना भिजवा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मत देना। इन्हें खुद अंदाज़ा लगाने दो। इसने ठाकुर को नई हिदायत दी तो वो गाड़ी से नीचे उतर गया और अपने एक सीनियर मातहत को साथ लेकर इस तरह बढ़ गया जब मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे मौजूद थे। बास गाड़ी में बैठे इसका जायज़ा लेता रहा। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। गड़बड़ सिर्फ इस सूरत में हो सकती थी कि ठाकुर इसके ट्रांस से निकल जाता या किसी सीनियर की तरफ से कोई एतराज़ उठाया जाता। इसे इस बात का अंदाज़ा था कि सहाफ़ती हलकों में इसकी एसएसपी की गाड़ी में मौजूदगी ने हलचल मचा दी होगी और भी उसके बारे में तरह तरह की क्यास आराइयाँ करते हुए खोज लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन है। एसएसपी को इसने हवाले से कुछ कहने से बतौर ख़ास इसलिए मना किया था कि जिस चैनल के हवाले से यहाँ पहुँचा है कहीं वो इसके झूठ का बहाना ना फोड़ दे। मंसूबे के मुताबिक इसे एसएसपी तक पहुँचाने वाला एएसआई भी तबीयत का खराबी का नाटक रचाकर किसी भी वक्त से गायब होने वाला था। बाद में तफ्तीश होती तो वही जवाब देता कि बंदे ने मुझे चैनल का आईडी कार्ड दिखाकर एसएसपी साहब से बात करवाने की फरमाइश की थी। मैंने इसे इन तक पहुंचा दिया। आगे क्या हुआ वो एसएसपी साहब जाने या वो बंदा तो जाहिर है किसी के हाथ आने वाला नहीं था और एसएसपी साहब बहुत सी बातों की तरजीहात ना पेश कर सकने और गाड़ी में रकम से भरे बैग ब्रीफ केस की मौजूदगी के बायस बुरे फंसने वाले थे। ऐसा राशि अफसर किसी भी मुल्क का होता इसके हिसाब से काबिल रहम नहीं था। कमांडो एक्शन के वक्त मैं भी साथ ही रहूँगा। सारी वीडियो बनाने के लिए अपने कमांडोज़ को समझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे निशाना बना दे। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत इसने एक और हदायत दी। ठीक 8:30 बजे एक अच्छे रेस्टोरेंट से तैयारशुदा खाना वहाँ पहुँच चुका था। देवा को खाना पहुँचने की इत्तला दी गई। इसने एक शर्त के साथ इजाज़त दी कि सिर्फ एक निहत्था आदमी ट्राली पर खाना रखकर बिल्डिंग के मरकज़ी दरवाजे तक आए और खामोशी से वापस लौट जाए। इसकी इस इजाज़त के बाद मास को वहाँ भेजने के लिए तैयार किया जाने लगा। एहतियाती तदबीर के तौर पर बुल प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाए गए। शाने से लटका बैग इसने ये कहकर उतारने से इनकार कर दिया कि इसमें खुफिया कैमरा नस्ब है। मुमकिन है मौका की कोई कारामद वीडियो बनाकर भेजने में कामयाब हो जाए। लाइव वीडियो के लालच में इसे इजाज़त दे दी गई। 9:15 बजे वो खाने से जल्दी ट्राली को धकेलता हुआ बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। इसे मालूम था कि आम नज़रों के साथ साथ कैमरों की नज़रें भी इस पर लगी हुई हैं और ये कैमरे जूम करके इसकी एक एक जुम्बश को देख रहे हैं। इस सूरत हाल में तय था कि वो खाने के साथ जो कुछ अंदर भेजना चाहता है नहीं भेज सकता। इसके ज़रूरी था कि वो बिल्डिंग के अंदर जाता और कुछ सानी के लिए सही सबके नज़रों से ओझल हो जाता, लेकिन अंदर वाले जिस कैफियत के शिकार थे मुमकिन नहीं था कि वो किसी को अंदर आने देते। इस मसले पर गौर करता वो मरकज़ दरवाजे के ऐन सामने पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। मैं खाना लेकर आ गया हूँ, बाहर आकर ले जाओ। बाहर आ जाए ताकि किसी बिल्डिंग की छत पर बैठा स्नाइपर अपना काम कर सके। इसके नफसियाती हरबे ने काम किया था। इसकी तरफ से बाहर आने का मुतालबा सुनकर फ़ौरन शक पैदा हो गया था कि बाहर बुलाने का मकसद कोई और है, इसलिए फ़ौरन इनकार हुआ। फिर मैं क्या करूँ? इसने खुद को मुकम्मल तौर पर बेबस जाहिर किया। ट्राली लेकर अंदर आओ। हस्बत को हुक्म सादिर हुआ। नहीं, अगर तुम लोगों ने मुझे भी यरगमाल बना लिया तो। इसे जाहिर किया कि वो इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गया है। अगर बात नहीं मानी तो दोनों पैरों में गोलियां मार देंगे। इसके बाद तुम कभी भी वापस लौटने के काबिल नहीं रहोगे। धमकी देने के साथ साथ इसके पैरों के करीब एक फायर किया गया। इसने जानबूझकर एक इज़रारी चीख मारी। जानता था कि रवानगी से कब इसके गिरबान के अंदर जो माइक्रोफोन छुपाया गया है, इसकी मदद से इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुना जा रहा है। अब अंदर आ रहे हो या नहीं? अंदर जाइए मिस्टर शर्मा, विश्वास करें आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वो अंदर से पूछे गए सवाल का जवाब देता इससे काबिल इसके कान में सरगोशी की गई। बेहोशी की दीवार मिला यह खाना अंदर पहुंचाना यकीनन करता धरताओं के लिए इसकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम था। इसकी बलि चढ़ाकर वो न सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार कर सकते थे बल्कि इससे ज़्यादा कीमती शहरी को भी बचा सकते थे। इसका न्यूज़ एंकर होना इनके नज़दीक इसलिए गैर अहम था कि वो पब्लिक फिगर नहीं था। अपने गैर मारूफ चेहरे के लिए इसने यही लॉजिक दी थी कि चैनल जाने माने चेहरों को सामने लाकर किसी को चुकाना नहीं चाहता, इसलिए कैमरे के पीछे रहकर काम करने वाले शख्स को भेजा है। ओके सर, इसने मरी मरी आवाज़ में जवाब दिया और यूँ आगे बढ़ने लगा जैसे जान हथेली पर रखी हो। वैसे इसकी नज़रों में वो शख्स छुपा नहीं रह सका था जो मरकज़ी दरवाजे से ऊपर मौजूद खला में गन की नाल फंसा इसे निशाने पर लिए हुए था। मैं आ रहा हूँ, गोली न चलाना। इसने बुलंद आवाज़ में पुकार कर इन लोगों को अपनी मंजूरी दी
और फिर झट दरवाज़ा खोलकर ट्रॉली अंदर धकेलने की कोशिश की। अंदाज ऐसा था जैसे ट्रॉली अंदर धकेलकर बाहर ही पलटकर भाग जाने का इरादा रखता हो। अंदर आओ, वो लोग हर वो हुक्म दे रहे थे जो इसकी ज़ाहिरी कैफियत के मुखालिफ था। बिलाखिर इसने झिझकने की अदाकारी करते हुक्म की तामील कर दी। अंदर एक स्टूल पर मरकजी दरवाजे और दीवार के दरमियानी खला में गन की नाल फंसाए बंदा खड़ा था, जबकि दूसरा बंदा ज़रा दाएं जानिब खड़ा से गौर से देख रहा था। इसने दाएं जानिब खड़े बंदे को खामोश रहने का इशारा करके पहले खाने की तो उंगली की, फिर इसी उंगली को दाएं बाएं हरकत देकर समझाया कि इस खाने को नहीं खाना। इसे अंदेशा था कि कई घंटों से भूखे ये लोग कहीं डब्बों में बंद इस खुराक को महफूज समझकर इस्तेमाल न कर लें। इन्हें धोखा देने के लिए ही रेस्टोरेंट की पैकिंग को खोला नहीं गया था और सिरिंज की मदद से दवा अंदर दाखिल की गई थी। वहीं क्यों अटक गया है, ट्राली को ले जाकर इस लिफ्ट के साथ खड़ा कर दे। इसके इशारे को समझ लिया गया था, लेकिन बंदा ज़्यादा ही होशियार था, इसलिए ये समझते हुए कि इन्हें कहीं बाहर से देखा और सुना जा रहा है, इसके साथ इसी लहजे में गुफ्तगू की जिसमें अपने दुश्मन से की जा सकती है। ट्राली धकेल कर लिफ्ट तक ले जाते हुए मास को मौका मिल गया कि अपने बैग में से वो छोटा सा पैकेट जो बज़ाहिर इसके आलात का एक हिस्सा था निकाल कर ट्राली के निचले हिस्से में मुंतकिल कर दे। इसके बैग से मुंसलिक कैमरा सिर्फ इसके सामने का मंजर दिखा सकता था, इसलिए इसे डर नहीं था कि इसकी हरकत कहीं देखी जा सकेगी। ठीक है, अब फूट ले, याद रखना अगर मुड़कर पीछे देखा तो गोली मार दूंगा। काम होता देखकर इस शख्स ने इसे करख्त लहजे में यह हुक्म दिया और वाकई ऐसे वहाँ से निकल भागा जैसे सचमुच गोली मार दिए जाने का डर हो। थैंक गॉड। इनके मुंह से तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे रोक कर यरगमाल बना लेंगे। पुलिस वालों के दरमियान पहुंचकर इसने गोया सुकून का सांस लिया। अंदर की सिचुएशन बताओ। इन्हें इसकी हालत से ज़्यादा दूसरों की फिक्रें थी। मेरे कैमरे से आप लाइव सब कुछ देख तो रहे थे। इसने नाराज़गी का इजहार किया। तुम्हारा कैमरा में दिखा ही क्या रहा था, केवल बीच का धड़ और दीवारें, कम से कम किसी का फेस ही फोकस कर लेते। इसे ताना दिया गया। बैग में फिक्स कैमरे की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चेहरे फोकस करने के चक्कर में वो मेरा बूथा भी बिगाड़ सकते थे, बल्कि हो सकता है दुनिया से ही आउट ऑफ फोकस कर देते। इतना डरते हो तो फिर इस काम के लिए आए क्यों हो? अभी सोच लो कि आगे कमांडो एक्शन के समय तो गोलियां भी चल सकती हैं, बल्कि चलेंगी। डराने वालों को तो दुनिया वो डराती है। इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा था। प्लीज़ सर, मैं इन लोगों के मुँह नहीं लगना चाहता, आप इन्हें समझाइए। इस बार इसने एसएसपी ठाकुर को अपनी मदद के लिए पुकारा। प्लीज़ गाइस, आप लोग मिस्टर शर्मा को परेशान ना करें, वो मेरे साथ हैं, हम अपना प्लान फाइनल करते हैं। ठाकुर ने फ़ौरन टोका और बोलते हुए अपने साथ आने का इशारा किया। प्लान पहले ही तय हो चुका था, बस अब फाइनल इंस्ट्रक्शन दे दी आ रही थी। इन हदायत को सुनते हुए वो ये जानकर कि इन्हें दादिया बगैर न रह सके, उन्होंने मुलजिमान के फरार के लिए सीवर रास्ते को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। वैसे खाना भेजे जाने के बाद इनकी तरफ से मुस्तकिल खामोशी छाई हुई थी। यरगमाले के अज़ा काट कर बाहर फेंकने की धमकी पर भी उन्होंने दोबारा अमल नहीं किया था। दरअसल खाने से पहले एसएसपी ने गुफ्तगू का नया दौर चलाकर इन्हें रात 12 बजे तक की मोहलत देने पर राज़ी कर लिया था और ये सब्ज़बाग दिखाया था कि वो आला हुक्काम को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए इनके मुतालबात कबूल कर लिया जाए। सिर्फ माज़ी बात जानता था कि वो राज़ी नहीं हुए, बल्कि राज़ी हो जाने का धोखा दिया जा रहा है। ठीक 11:05 पर कमांडो एक्शन का आगाज़ कर दिया गया। इस आगाज़ के साथ ही इस बिल्डिंग समेत पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी गई। ये वो वक्त था जब मीडिया के नुमाइंदे समेत हर शख्स को बहुत पीछे धकेल दिया गया और किसी शख्स को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च समेत किसी किस्म की रोशनी जलाए। इस घूप अंधेरे में कमांडोज आंखों पर नाइट विजन ग्लासेस चढ़ाए बड़ी मुहारत से इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। बाज़ भी बज़ाहिर अपने कैमरे को नाइट मोड पर किए इस सारे ऑपरेशन की अक्सबंदी के लिए इनके हमरा था। एसएसपी ठाकुर ने इसकी हिफाजत के लिए एक कमांडो को इसके साथ नथी कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने चैनल के लिए कोई धांसू टाइप की वीडियो बना सकोगे। ज़्यादा चांस इस बात का नज़र आ रहा है कि वो सब हमें मज़े से सोए हुए मिलेंगे। इसके साथ नथी कमांडो ने आगे बढ़ते हुए सरगोशी में इजहार किया। अंदर की मुसलसल खामोशी से उन्होंने गुमान कर लिया था कि वो लोग भिजवाया जाने वाला खाना खाकर गाफिल हो चुके हैं। देखते हैं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। और इस वक्त धमाके की ज़ोरदार आवाज़ पर इन्हें अपने कानों में उंगलियां ठोसना पड़ी। धमाका ऐन मरकजी दरवाजे के सामने हुआ था और सबसे आगे जाने वाले 2 कमांडोज इसकी जद में आ गए थे। हैंड ग्रेनेड मारा है सालों ने, इसका साथी कमांडो बड़बड़ाया। लेकिन मारा किधर से है? उधर तो कोई विंडो भी नज़र नहीं आ रही। इसने सर उठाकर ग्रेनेड फेंके जाने के मुकाम का तयन करना चाहा और एकदम चौंक गया। मार्च ने न सिर्फ इसका चौंकना महसूस किया, बल्कि चौंकने की वजह भी समझ गया। अब इसका हरकत में आना नागुज़ीर था। कैमरा छोड़कर वो किसी चीते की फुर्ती से हरकत में आया और अपने साथ मौजूद कमांडो की पीठ पर सवार हो गया। वो जो पूरी तवज्जो ऊपर की तरफ मरकूज़ किए हुए था, इस उबताद पर बौखला गया। संभल करने की मोहलत दिए बगैर
बाद में पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन मरोड़ दी। वो बेचारा कोई एहतजाजी आवाज़ भी ना निकाल सका। माज ने इसके हथियार और ग्लासेस पर कब्जा जमाया और रेंगता हुआ फुर्ती से आगे बढ़ा। चश्मे तसव्वुर से वो मंजर देख सकता था जिसे देखने की पादाश में इसके साथी कमांडो को इसके हाथों कमाल देखना पड़ा था। हुआ कुछ यूं था कि इस बिल्डिंग के बाएं जानिब चंद सौ गज के फासले पर मौजूद एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर दिलीप के साथियों ने डेरा डाल रखा था। इनके पास एक मखसूस साख्ती गन मौजूद थी जो बुल तो फायर नहीं करती थी, लेकिन बुल जैसी रफ्तार से इससे एक मखसूस साख्ती की ऐसी शय फायर होती थी जिसका अगला हिस्सा कीफ की तरफ फैला हुआ था और वो अंदर से खाली था, जबकि पिछले डंडीनुमा हिस्से के साथ एक पतली लेकिन मजबूत डोरी का सिला मुंसलिक था। निशाना लेने वाले ने बिजली बंद होने से पहले ही अपना निशाना बांध दिया था। चुनांचे जब अंधेरा होते ही इसकी उंगली ने हरकत की तो कीफ नुमा हिस्सा सारे हंगामे का मरकजी इमारत की दीवार पर ऐन इसके तय करता मुकाम पर जाकर चिपक गया। वहाँ ज़ाहिर पहले ही कोई तैयार बैठा था। इसने छोटी सी कीफ को दीवार पर से उखाड़ा होगा और रस्सी को किसी मजबूत मुकाम से बांधकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी होगी। इस कार्रवाई की राह में कोई रुकावट इसलिए नहीं थी कि देवा के लिए दिलीप के ख़त के साथ एक नाइट विजन पहुंचाकर माज ने इन्हें अंधेरे में अंधा होने से बचा लिया था। हाँ, ऊपर छत से हैंड ग्रेनेड फेंक कर जाते थे मुखालफिन को जिक पहुँचाने का ख्याल यकीनन देवा का होगा, जिसकी वजह से इसका साथी कमांडो इसमें मुतवज्जो हो गया था। इसने इसे बाबा खामोश तो करवा दिया था, लेकिन अंदेशा था कि कोई और भी मुतवज्जो हो सकता है। ये अंदेशा इसे अपनी समत में हरकत करने वाले कमांडोज से ज़्यादा था, क्योंकि इन्हीं का जाविया ऐसा बन रहा था कि वो सर उठा दे तो इमारत के बाएं पहलू में जारी कार्रवाई देख सकते थे। वो खुद भी ये कार्रवाई देख रहा था। अंधेरे के बायस नज़र न आने वाली रस्सी पर फिसल कर दूसरी तरफ जाना इंसानी जिस्म नाइट विजन में सब्ज धब्बे की सूरत में आया था। रस्सी इसी जावे से बांधी गई थी कि यहाँ से दूसरी इमारत तक बतदरीज ढलान सी बन रही थी और इसलिए रस्सी पर फिसलने की रफ्तार ज़्यादा थी। फरार के इस मंजर पर बस एक निगाह डालकर वो अपने पीछे आने वालों की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो एक दूसरे से कदरे फासले पर इसी जानिब चले आ रहे थे। वो सब्ज धब्बों की सूरत इन्हें आगे बढ़ते देख रहा था। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। उनमें से एक की नज़र उस समत उठी जहाँ डोरी से फिसलता एक इंसानी जिस्म दूसरी इमारत में मुंतकिल हो रहा था। इसे समझने और अपनी आंखों पर यकीन करने में शायद कुछ लम्हे लगे। फिर इसने अपने साथी को पुकार कर उसे मुतवज्जो किया। अगले लम्हे इनमें से एक ने अपने हथियार का रुख बुलंदी की तरफ किया और दूसरे ने गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाया। यकीनन वो जो दिखाई दिया इससे दूसरों को आगाह करने जा रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो सब अकारा चला जाता। पुलिस के लिए इस बिल्डिंग की तरह उस दूसरी बिल्डिंग को भी घेर लेना कोई मुश्किल नहीं था। फैसला करने के लिए वक्त लेने की मोहलत नहीं थी। इसके बाद सुनांची अपने हथियार को ब्रश पर सेट किया और ट्रैगर दबा दिया। गोलियां एक बाढ़ की सूरत में इन दोनों की तरफ बढ़ी और इनके जिस्मों को छेदती चली गई। हेलमेट और बुल प्रूफ जैकेट्स पूरे जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। इसकी चलाई गई गोलियों ने एक के चेहरे को निशाना बनाया, जबकि दूसरे का बाजू और निचला जिस्म छिदता चला गया। फरारियों की तरफ हथियार बुलंद करने वाले का चेहरा निशाना बना था। मरते मरते इसकी उंगली के खुदकार दबाव के बाइस इसके हाथों से आखिरी फायर हुआ और वो उलटकर पीछे गिर गया। अब माज के पास गुंजाइश नहीं थी कि मजीद वहाँ ठहरता। गोलियां खाने वालों को इनके हाल पर छोड़कर वो सांप की सी फुर्ती से और तेज से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसका रुख इमारत की बाईं जानिब मौजूद 8-10 फीट चौड़ी गुजरगाह की तरफ था। इस गुजरगाह तक पहुंचकर इसने अंदाजे से लोहे के इस ढक्कन को उठाया जो इमारत के जदीद सेवरेज सिस्टम का एक हिस्सा था। हुक्म के मुताबिक इसके साथ मौजूद कमांडो को इसी ढक्कन तक पहुंचकर ड्यूटी देना थी और निगरानी करना थी कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोई शख्स इस तरफ से फरार होने में कामयाब न हो सके। माज का इरादा था कि अपने साथी को इसी मुकाम पर पहुंच जाने के बाद नकारा बनाएगा, लेकिन इसकी सांसें पहले ही पूरी हो चुकी थीं, तो वो क्या कर सकता था। इसने हाथ बढ़ाकर लोहे का वो ढक्कन उठाया और ख़ुद अंदर उतर गया। नीचे उतरने के लिए लोहे की सीढ़ी मौजूद थी। इस सीढ़ी पर खड़े होकर इसने ढक्कन को वापस इसकी जगह पर फिक्स कर दिया। अब नीचे घोर अंधेरा और सन्नाटा था और ऊपर एक हंगामा। चेहरे पर गोली खाने वाला तो यकीनी तौर पर मर चुका था, लेकिन जख्मी से मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। वो तकलीफ की शिद्दत से कराहता, कुछ बताने की पोजीशन नहीं था। एक साथ कई गोले लगने के बायस तकलीफ और जरन खून दोनों का तनासुब बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसका सर बुरी तरह चकराने लगा था। इसकी हालत देखते हुए इससे पूछगुछ छोड़कर इसे तिब्बी इमदाद के लिए पीछे भिजवाया जाने लगा। उधर माज तारीकी और बदबू को सहता आगे बढ़ रहा था। इमारत चूँकि अभी आबाद नहीं हुई थी, इसलिए सीवरेज सिस्टम पर ऐसा कोई बोझ नहीं था, लेकिन बन जगह की अपनी ही एक घुटन और बू होती है। इस घुटन और बू को सहता वो आगे बढ़ता जा रहा था। साथ साथ इसके दिमाग में वो नक्शा भी चल रहा था जो इसने आज दोपहर दिलीप के साथ बैठकर डिस्कस किया था। नक्शे के मुताबिक इस सीवरेज लाइन का एक दहाना उस इमारत से कुछ आगे सड़क के किनारे था और दूसरा आखिरी दहाना काफ़ी आगे था। आखिर वो आखिरी दहाने से बाहर निकलता तो लाजमन अंदर ही अंदर इस इमारत से काफ़ी आगे निकलने में कामयाब हो जाता।
لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ اگر باہر والوں کو اس کے فرار کے راستے کا علم ہو جاتا تو انہیں اس آخری دہانے پر پوری تیاری سے اسے استقبال کی مہلت مل جاتی۔ ابھی تو بس انہوں نے محض احتیاطاً دونوں دہانوں پر ایک ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ ان کو مزید نفری استعمال کرنے کی مہلت نہ دینے کے لیے اس نے فوری طور پر آنے والے قریبی دہانے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈھکن ہٹا کر سر باہر نکالے بغیر ہی باہر کی سنگن لیتے ہوئے سے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ علاقے کی بجلی اب تک بحال نہیں ہوئی ہے۔ 11:30 بجے سے پہلے ایسا ہونا بھی نہیں تھا۔ ایس ایس پی ٹھاکر نے اس کے کہنے پر خاص طور پر یہ ہدایت جاری کی تھی۔ اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ ان کے کمانڈوز کی اکثریت کے پاس نائٹ وین موجود تھی اور دوسرے اس سے محروم تھے، تو اندھیرا ان کے حق میں بہتر ثابت ہونے والا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ بعد میں اپنا سر پیٹنے والے تھے۔ باہر کے حالات کو سازگار محسوس کر کے اس نے سر باہر نکالا۔ دہانے کے قریب ایک سنتری موجود تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول تھی۔ ماحول کو سازگار پاتے ہوئے احتیاط سے باہر رینگ گیا۔ اب اس بین قدم پر جمائی تھی کہ سنتری اس کے تو متوجہ ہو گیا، اس سے قابل کہ وہ کوئی ایکشن لے پاتا۔ معاذ نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنا ساتھ لیتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ گرنے سے اس کے ہاتھ سے گن نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ معاذ نے اپنے گھٹنے کا سارا بوجھ اس کے سینے پر منتقل کر کے اسے ہلنے سے تقریباً معذور کر دیا۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے آزاد ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے معاذ کو اوپر سے دھکیل سکے، لیکن معاذ اس پر بھاری ثابت ہوا اور کنپٹی پر تواتر سے 2 ایسے زوردار مکے جڑے کہ اس کے لیے اپنے حواس قائم رکھنا ممکن نہ رہا۔ معاذ نے اپنی اس کی گن اٹھا کر کھلے دہانے سے اندر پھینکی اور ڈھکن کو فکس کر دیا۔ یہاں اس جگہ پر کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، اس لیے اس ساری کارروائی کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر سڑک کے پار آتے کلب پر ڈالی۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود اس کے شیشوں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی اور ساتھ ہی شوخ دھن میں بجنے والے انگریزی گانے کی آواز بھی تھی۔ سنتری بیزار کن ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اسی رونق کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جب اسے ڈھکن ہٹائے جانے کا پتہ نہ چل سکا اور آسانی سے معاذ کے ہاتھوں شکار ہو گیا۔ اس کی یہ غفلت معاذ کے لیے تو نعمت ہی ثابت ہوئی تھی اور اب وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا سڑک کی دوسری جانب جا رہا تھا۔ گن کے ساتھ ساتھ اس نے سر پر پہنے ہیلمٹ سے بھی نجات حاصل کر لی تھی۔ بلٹ پروف البتہ اس نے اب تک نہیں اتاری تھی۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، قمیض کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ سڑک پار کر کے دوسری طرف جاتے ہوئے اس نے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کے ہوٹروں کی بھی آوازیں سنی۔ یقیناً زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ سڑک کے پار نائٹ کلب کے باہر لگے CCTV کیمرے سے بچتا ہوا ایک بغلی گلی میں گھسا اور وہاں سے گزرتے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے آن کیا۔ کام ہو جانے کی اطلاع مل گئی ہوگی تمہیں، اب مجھے میرے دوستوں کا پتہ بتاؤ۔ کہیں بھی رکے بغیر اس نے ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے ہیلو سنتے ہی بلا تمہید مطالبہ کیا۔ اگر میں نہ بتاؤں تو دوسری طرف سے موجود دلیپ نے سنجیدگی سے دریافت کیا، تو میں اگلی کال SSP ٹھاکر کو ملاؤں گا اور یقیناً وہ تمہارے بھائی اور باقی ساتھیوں کے نکلنے سے پہلے اس عمارت کو گھیرا ڈالنے میں کامیاب رہے گا جہاں وہ اس وقت موجود ہے۔ اس کا لہجہ دلیپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس وقت حیدرآباد کے نواب بدر الدین کی پناہ میں ہے۔ میں نے تم ان کا پتہ بتا دیا، لیکن ان تک پہنچنا اور انہیں وہاں سے نکالنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ روکھے لہجے میں اسے اطلاع دے کر دلیپ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسے بھی اس سے مزید بات کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ موبائل آف کر کے اس سے سم نکالی اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک جانب اچھال دی۔ چند قدموں کے فاصلے پر موبائل بھی کسی دوسری سمت اچھال دیا۔ وہ اپنی زندگی سے دیوا اور دلیپ کا باب خارج کر رہا تھا۔ وہ کون تھے، حکومت سے ان کی کیا لڑائی تھی اور آگے چل کر وہ بچنے والے تھے یا نہیں، اسے اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان سارے حساب برابر ہو گئے تھے اور اب اسے سارا زور دوستوں کو بچانے اور دشمنوں سے نمٹنے میں صرف کرنا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔